इतनी दूर बैठे हुए आप सबको भी यहां से प्रणाम करता हूं और मैं जानता हूं यहां बैठे हुए तो शायद हिंदी समझ लेते हैं, आप भारतीय होने का गर्व करते हैं, लेकिन फ्रेंच भाषा से ही ज्यादा अधिक किसी भाषा से परिचित नहीं है। साइमल्टेनियस फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेशन चल रहा है। जो दूर टापुओं पर बैठे हैं उनको फ्रेंच भाषा में सुनने का अवसर मिला है, ऐसा मुझे बताया गया है। मैं उन सभी भारतवासियों को इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर हिंदुस्तानी भाषा नहीं जानते हैं, बहुत साल पहले आप हिंदुस्तान से बाहर निकल चुके हैं, पासपोर्ट के रंग बदल गए होंगे, लेकिन मेरे और आपके खून का रंग नहीं बदल सकता। भारत आपकी चिंता पासपोर्ट के रंग के आधार पर नहीं करती, मेरे और आपके डीएनए के आधार पर होती। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इसको हमने बखूबी शुरू भी किया है। इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, क्योंकि ये वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस का वो वर्ष है जब महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटने का शताब्दी वर्ष है। 1915 में 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस लौटे थे और ये 2015 है जो शताब्दी वर्ष है। और उस शताब्दी में प्रवासी भारतीय दिवस गांधी वापस आकर के जहां उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, उस गुजरात के अंदर वो कार्यक्रम हुआ था। और हर बार के प्रवासी भारतीय दिवस में इस बार एक विशेषता थी, और ये विशेषता थी कि पहले भी कई प्रकार के कार्यक्रम होते थे, कई प्रकार की मीटिंग होती थी, लेकिन पहली बार फ्रेंच भाषा जानने वाले भारतीयों का अलग कार्यक्रम किया गया था। उनके साथ अलग विचार विमर्श किया गया था, उनकी समस्याओं को अलग से समझा गया था और उन समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोजने की प्रयास भी जारी कर दिए गए हैं। और इसलिए मैं जानता हूं कि फ्रांस में कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो अभी अभी आए हैं, जो हिंदुस्तान की कई भाषाएं जानते हैं, बोलते हैं, हिंदुस्तान को भली भांति जानते हैं। कुछ लोग उसके पहले आए, विशेष करके पांडिचेरी से आए, उनका भी ज्यादा नाता यहां हो गया है, वहां थोड़े बहुत कम अधिक मात्रा में रहा है। लेकिन कुछ उससे भी पहले आए हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट तक नहीं है, कब आए, कैसे आए, किस जहाज में आए, कहां ठहरे, कुछ पता नहीं है। लेकिन वो इतना उनको पता है कि वो मूल भारतीय है और हमारे लिए इतना रिश्ता काफी है। और मैं चाहूंगा कि उन चीजों को हम फिर से एक बार कैसे अपने आप को जोड़ें। कभी कभार जब भाषा छूट जाती है, परंपराओं से अलग हो जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, तो सदियों के बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए परेशानी हो जाती है कि पता नहीं हम कौन थे, कोई हमें स्वीकार क्यों नहीं करता है। यहां वालों को लगता है यार तुम यहां के तो हो नहीं, बाहर वाले को हम बता नहीं पाते हम कहां से हैं। एक बार मेरे साथ एक घटना घटी। गुजरात में वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम खेलने के लिए आई थी, तो क्रिकेट का मैच था। तब उस जमाने में तो मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे। एक सज्जन का मेरे यहां टेलीफोन आया, मैं आरएसएस हेडक्वार्टर पर रहता था, और फोन आया कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। अब मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। मैं एक बहुत सामान्य छोटा सा व्यक्ति ही, मैं कोई 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, 30-35 साल हो गए होंगे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का मैनेजर, क्योंकि उस जमाने में तो क्रिकेटियर से हाथ मिलाना ये भी एक बहुत बड़ा यानी जीवन का सौभाग्य माना जाता था। मैंने तुरंत उनका संपर्क किया। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा मेरा नाम रिखी है, मैं वेस्ट इंडीज से आया हूं और वेस्ट इंडीज में फलाने फलाने व्यक्ति ने आपका रेफरेंस दिया है। मैंने कहा जरूर मैं आपसे मिलने आता हूं। ये उन्होंने रिखी कहा तो मुझे समझ नहीं आया वो है क्या चीज, किस परंपरा से हैं, किस समाज से हैं।
मैं गया तो वो तो बिल्कुल हिंदुस्तानी जैसे लगते थे और उनकी पत्नी भी साड़ी वगैरह पहन करके बैठी थी। मैंने कहा ये रिखी, तो बोले पता नहीं ये नाम हमारा कैसे बना है, लेकिन मेरी पत्नी का नाम बोले सीता है। और बोले हम 150 साल 200 साल पहले हमारे पूर्वज गए थे, तो हो सकता है कि मेरा नाम के साथ कोई ऋषि शब्द होना चाहिए, अपभ्रंश होते होते रिखी हो गया है। और बोले मैं वहां गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में अफसर हूं और टीम मैनेजर के रूप में मैं यहां आया हूं। खैर मैंने दूसरे दिन इनका एक स्वागत समारोह रखा, बड़े वैदिक परंपरा से उनका सम्मान स्वागत किया। लेकिन तब मेरे मन में विचार आया कि अगर हम हमारी जो मूल परंपराएं हैं उससे अगर नाता छूट जाता है। अब आप देखिए मॉरिशस जाएं तो हमें कभी भी वो कठिनाई महसूस नहीं होती, क्योंकि वहां के लोग जब गए तो साथ में हनुमान चालीसा ले गए और तुलसीकृत रामायण ले गए, तो 150-200 साल उसी के आधार पर वो भारत से जुड़े रहे, उसका गान करते रहे, भाषा को समझते रहे। लेकिन वेस्ट इंडीज की तरफ जाओ आप, गयाना वगैरह में, तो भाषा भूल चुके हैं क्योंकि पहुंची नहीं भाषा। लेकिन अंग्रेजी के कारण थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी रहती है, आपके नसीब में तो वो भी नहीं है। और इसलिए जो भी अपने आप को इस परंपरा की विरासत से साथ जोड़ता है उसने कोई न कोई संपर्क रखना चाहिए। मैं इस प्रकार से उत्सुक सभी परिवारों से कहता हूं कि आप, अब तो इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है और मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूं। अगर आप इन विषयों में भारत सरकार को अगर लिखेंगे, मेरी वेबसाइट पर भी अगर आप चिट्ठी डाल देंगे, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको भाषा की दृष्टि से, परंपराओं की दृष्टि से भारत के साथ या मूल किस राज्य से आपका संबंध होगा, कुछ खोजना होगा, तो हमारी तरफ से मदद करने का पूरा प्रयास रहेगा। क्योंकि ये नाता हमारा बनना चाहिए। क्योंकि मैंने पूछा यहां पर, तो बोले मूवी तो हिंदुस्तान की देखते हैं, लेकिन जब तक नीचे फ्रेंच भाषा में कैप्शन नहीं आता समझ नहीं आता है। एक बार मैं उस कैरेबियन कंट्रीज में एक स्थान पर गया था। जिस दिन मैं वहां पहुंचा, वहां कोई एक मूल भारतीय परिवार में किसी का स्वर्गवास हुआ था, और जिसके यहां मैं रुकने वाला था वे एयरपोर्ट लेने नहीं आए, कोई और आया। तो मैंने पूछा क्यों भाई, क्या हुआ? नहीं, तो बोले वो हमारे परिचित थे, उनका स्वर्गवास हुआ है तो वो वहां चले गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी चलता हूं वहां, हम यहां आए हैं, आपके परिचित हैं तो हम भी चले जाते हैं। हम वहां गए तो मैं जो दृश्य देखा बड़ा हैरान था। वहां अब उनका अंतिम संस्कार के लिए तैयारी चल रही थी, वो भारतीय परंपरा से उनको डेड बॉडी को ले जाना था, लेकिन एक हिंदी फिल्म का गाना बज रहा था और परिवार के सारे लोग रो रहे थे। गाने के शब्दों को और उस घटना को पूरा 180 डिग्री कॉन्ट्रास्ट था। शोक और मृत्यु से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसमें थोड़ा सैडनेस था उस गाने में, तो वो उनको लग रहा था कि मृत्यु के बाद ये ठीक है, तो वो वही बजाते थे और वो रो रहे थे। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि कम से कम अब जो भी वीडियो, जब उस जमाने में तो वीडियो था नहीं, लेकिन मुझे लगा कि इनको हिंदी फिल्म सॉन्ग हो तो उनको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलिटरेशन भेजना चाहिए, उनको समझ आना चाहिए शब्द क्या है। कोई मेल नहीं था, पर चूंकि वो भारतीय परंपरा से वो अपना डेड बॉडी ले जाकर के अग्नि संस्कार वगैरह करने वाले थे, लेकिन उनके लिए ये लिंक टूट जाना, ये अपने आप में बड़ी कठिनाई थी। मैं समझता हूं जो दिक्कत कैरेबियन कंट्रीज में जो अनुभव करते हैं, शायद इस भूभाग में भी वो समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान भारत ने और आपने मिलकर के करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आगे के हमारा नाता कितना गहरा बने, सरल बने और आने वाली पीढ़ियों तक कैसे सरल बने, उसके लिए जो कुछ भी करना होगा, विशेष करके
इन टापुओं पर जो मुझे आज सुन रहे हैं उनकी सबसे ज्यादा कठिनाई है। बड़े स्थान पर रहने वालों को शायद उतनी कठिनाई नहीं होती है, लेकिन जो दूर छोटे छोटे टापुओं पर बसे हुए भारतीय लोग हैं, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में उनको किस रूप से मदद रूप हो सकते हैं। आप देख रहे हैं, पिछले वर्ष हिंदुस्तान में चुनाव हुआ, चुनाव हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन नतीजों के लिए आप ज्यादा इंतजार करते थे। चुनाव भारत में था, फटाके यहां फूट रहे थे, मिठाई यहां बांटी जा रही थी। ये जो आनंद था आपके मन में, वो आनंद अपेक्षाओं के गर्भ में से पैदा हुआ था। उसके साथ अपेक्षाएं जुड़ी हुई है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन आशा आकांक्षाओं के साथ हिंदुस्तान की जनता ने भारत में सरकार बनाई है, पिछले 10 महीने का मैं अनुभव से कह सकता हूं कि ये सारे सपने साकार होंगे। महात्मा गांधी's message to UNESCO calling for urgent action to address the needs of education to secure lasting peace, and the leadership of Dr. Radhakrishnan later became our president in the yearly of this institution. We are grateful for UNESCO's support for education and science in India and for preservation of our cultural heritage.